नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है 11 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी की समरी इनसाइट्स के नोट्स का डिस्कशन है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और बात करते हैं दोस्तों जीएस पेपर 1 के टॉपिक से। यह टॉपिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हुआ क्या है कि हाल फिलहाल में हिमालय पे एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। इस स्टडी में ये पाया गया है कि जितने भी जियोथर्मल स्प्रिंग्स हैं वहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये स्टडी जो है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के द्वारा करवाई गई थी, यानी WIHG के द्वारा ये स्टडी कंडक्ट करवाई गई थी। इसकी की ऑब्जर्वेशंस ये है दोस्तों कि हिमालय की स्टेट है उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन पड़ता है। इस रीजन में 1000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में ये सभी के सभी जियोथर्मल स्प्रिंग्स यानी हॉट स्प्रिंग्स या जिसको हम गर्म पानी के तालाब बोलते हैं ये फैले हुए हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि हिमालय में 100 से ज़्यादा ऐसे जियोथर्मल स्प्रिंग्स हैं और ये सभी स्प्रिंग्स एक साथ मिलकर ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से निकलती है, तो जैसे आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो भी हमारी कार्बोनेट रॉक्स हैं धरती के अंदर, जब इनका डीकार्बोनेशन होता है तो इससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा तरीका ये है कि जो ग्रेफाइट होता है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है और मैग्नेटिज्म होता है तो इस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड जियोथर्मल वाटर, बहुत सारा जो जियोथर्मल वाटर है वो इतना गर्म होता है कि वो एवापोरेट होके हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, यानी भाप बन जाता है। इसके बाद जो रॉक निकल कर आती है उसको बोला जाता है कि वो सिलिकेट रॉक है। अब अगर बात की जाए तो जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग्स होते क्या हैं, ये अर्थ के क्रस्ट पे गर्म पानी जब आ जाता है तो उसको बोला जाता है कि ये जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग है। जियो का मतलब है धरती और थर्मल का मतलब है गर्म। तो धरती के द्वारा गर्म किया गया पानी जब अर्थ के क्रस्ट पे यानी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर पे आ जाता है तो उसको बोला जाता है कि वो जियोथर्मल वाटर है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा कोर, ये है हमारा मेंटल और ये है हमारा क्रस्ट। तो यहाँ धरती के अंदर जब पानी होता है तो वो जब गर्म हो जाता है तो वो धरती के क्रस्ट पे आ जाता है, यानी सबसे ऊपर वाली लेयर पे आ जाता है। जब गर्म पानी धरती के ऊपर आता है तो इसको बोला जाता है कि ये जियोथर्मल स्प्रिंग है, यानी हॉट स्प्रिंग है। अब अगर इसके पीछे की साइंस के बारे में जाने तो गर्म पानी कैसे होता है और ये किस तरीके से ऊपर आता है, तो हम सभी को पता है दोस्तों, अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है कोर जो सेंटर में होती है, उसके ऊपर आती है मेंटल, उसके ऊपर आती है क्रस्ट। तो कोर जो है इसमें लावा होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इसमें एक तरीके से कह सकते हैं आग होती है। इसके ऊपर जो लेयर होती है उसकी वो होता है मैग्मा। मैग्मा के ऊपर कई सारी लेयर्स होती हैं धरती की। ये सभी लेयर जो हैं इस मैग्मा को ढके रखती हैं। ये मैग्मा सराउंडेड होता है इन सभी लेयर से। अब होता क्या है दोस्तों कि अगर एक लेयर में दरार आ जाती है तो उस दरार की वजह से दूसरी लेयर पे दबाव पड़ता है। इस वजह से एक के बाद एक कई सारी लेयर्स में दरार आती रहती है। इस दरार की वजह से आसपास की जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों तक इस दरार की वजह से गर्मी पहुंचती है इस मैग्मा की, और इस गर्मी से ये चट्टानें जो हैं ये गर्म हो जाती हैं। अब इन चट्टानों के बीच में पानी होता है, उस पानी तक इन चट्टानों की गर्मी पहुंचती है और ये पानी भी कैसा हो जाता है, ये पानी भी गर्म हो जाता है। अब आप सभी को पता है धरती की जो लेयर्स हैं इनमें दरार पड़ी हुई है, तो ये पानी इन दरारों के द्वारा धरती के ऊपर आ जाता है, क्रस्ट पे आ जाता है, और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग का निर्माण हो चुका होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे धरती के गहराई में जाते हैं हमें मैग्मा मिलता है, और मैग्मा जो है सराउंड होता है अर्थ की कई सारी लेयर से। अब अगर इन लेयर्स में क्रैक आ जाता है तो बाकी जितनी भी लेयर्स होती हैं उनके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। इस वजह से ट्रीमेंडस अमाउंट यानी बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है आसपास की रॉक्स में। इन रॉक्स के द्वारा ये जो एनर्जी है, ये जो गर्मी है, ये ट्रांसफर हो जाती है पानी में। ठीक है, पानी में ये गर्मी ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी डेंसिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे इसकी डेंसिटी यानी घनत्व कम होता जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इस वजह से पानी जो है गर्म हो जाएगा और सरफेस पे आ जाएगा और ये बन जाएगा हॉट स्प्रिंग। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन हॉट स्प्रिंग के बारे में।
अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 के टॉपिक से। ये टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड। अब है क्या कंटेक्स्ट ये है दोस्तों कि जो आईएफसी है यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसने $10 मिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है इंडिया पार्टनर्स फंड सेकंड में, ताकि ये इनको हेल्प कर सके कि ये नया स्टार्टअप शुरू कर सके। अब अगर इसी के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एग्जैक्टली है क्या? ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज देता है उन देशों को जहां पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को उभारने के लिए ये कई सारी प्रकार की मदद देता है। अब ये किस पर्टिकुलर सेक्टर को मदद करता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की मदद करता है। तो दोस्तों जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी देशों का जो प्राइवेट सेक्टर है उनको विकसित करने में ये आईएफसी मदद करता है। आईएफसी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक हिस्सा है और आप सभी को पता है इसका जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी है। आईएफसी का निर्माण वर्ल्ड बैंक के प्राइवेट आर्म की सेक्टर के रूप में किया गया था। तो यानी वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट शाखा के रूप में आईएफसी का निर्माण 1956 में किया गया था और इसको गरीबी से पार पाने के लिए, यानी गरीब देशों को गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए लाभ के पर्पज से ये काम करता है। फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये कमर्शियल प्रोजेक्ट पे मेनली ध्यान देता है। ठीक है, आईएफसी क्या है, इसको कौन ओन करता है, इसका मालिक कौन है? तो जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी इसको मालिकाना हक इस पे रखती हैं, प्लस इसको गवर्न करती हैं यानी इसको चलाती हैं। लेकिन फिर भी आईएफसी का खुद का अपना एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप है, इसका अपना एक खुद का स्टाफ है जो इसके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट करवाता है, यानी डे टू डे बिजनेस को चलाने में मदद करता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो कॉरपोरेशन है जिसके शेयर होल्डर इसकी मेंबर गवर्नमेंट है, तो जितने भी देश इसके सदस्य हैं उन सभी की गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कैपिटल प्रोवाइड कराती है, जिस वजह से इन गवर्नमेंट के पास एक हक हो जाता है कि वो इसके आईएफसी के मैटर्स पे वोट कर सके, यानी इसके मामलों पे फैसले लेने का अधिकार इन मेंबर कंट्रीज के पास होता है। 2009 से हो क्या रहा है कि आईएफसी जो है अपना फोकस डेवलपमेंट गोल्स पे बनाए रखे हुए है। अब इसके कुछ गोल्स निर्धारित हैं, जैसे इंक्रीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, फाइनेंसिंग फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड बिजनेस क्लाइंट्स, इन सब के लिए फाइनेंसिंग को प्रोवाइड कराना, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर को एडवांस करना, स्मॉल बिजनेस के रेवेन्यूज को ग्रो करने में हेल्प करना। तो मतलब इस तरीके से कई सारे इसके गोल्स हैं जो हर प्रकार के बिजनेस के लिए सुटेबल हैं। अब अगर इसी बात की जाए दोस्तों तो ये क्या करता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा रिस्क में है, तो आईएफसी क्या करेगा, मैनेजमेंट कैपेसिटी में हिस्सा नहीं लेगा, उस कंपनी के मैनेजमेंट में दखल अंदाजी नहीं करेगा, दूर दूर से ही ये क्या करता है, कंपनी को सलाह दे देगा कि आप इस तरीके से इस रिस्क को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट कैपेसिटी में भाग नहीं लेता है, लेकिन दूर दूर से सलाह देता है। इस तरीके से ये क्या करता है, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी की मदद करता है कि वो अपने रिस्क को किस तरीके से कम कर सकती हैं। अब क्या है कि ये गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बनाए, पार्टनरशिप टू फर्दर सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर का और भी ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट कैसे होगा, तो हर चीज़ में बेसिकली आईएफसी का काम ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो विकासशील देश है, उन सभी देशों के जो प्राइवेट सेक्टर है उसका विकास किस तरीके से हो, ये इंश्योर करने का काम, इसमें मदद करने का काम आईएफसी के द्वारा किया जाता है। अब क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के कई सारे पार्ट हैं, इन सभी पे एक एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी ब्रांच है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी आईडीए। तीसरी ब्रांच है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी आईएफसी, जिसकी हमने बिल्कुल अभी बात की है। नेक्स्ट जो इसकी ब्रांच है वो है मीगा यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। लास्ट में इसकी जो ब्रांच आती है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये सभी मिलकर बनाते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक ग्रुप को। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।